नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ALP CBT 2 के अंदर मौके पर चौका जो सीरीज है उसके अंदर अपन लेकर आए हैं बेसिक विद्युत 16 नंबर क्लास है और यहाँ पे टॉप 75 क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं। यहाँ पे बेसिक विद्युत के अंदर अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के वहाँ पे आराम से देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पे अगर आप पूरा फाउंडेशन बेच देखना चाहते हो तो सुबह प्रातः 6 बजे रेगुलर प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आ रही है, तो वहाँ आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के जो पीछे की जितनी भी वीडियो है, चैप्टर है, उनका पूरा एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों ये बिल्कुल पूरा निःशुल्क है, इसका कोई चार्जेज नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न है आपके, मनुष्य के शरीर इसलिए आघात यानी कि शॉक महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर खालिस्तान का प्रवाह होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य का शरीर इसलिए आघात का मतलब शॉक, यानी कि मनुष्य का शरीर जो है वो विद्युत झटके को महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर से किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी आवेश धारा का यानी धारा का प्रवाह होता है, इसलिए वो झटका महसूस होता है। तो यहाँ बात करते हैं कि जो विद्युत झटका होता है, क्या होता है? विद्युत जो झटका होता है, विद्युत झटका होता है, ये विद्युत झटका विद्युत की मात्रा किस पर? विद्युत की मात्रा बोले तो धारा इंटू समय, धारा इंटू समय पर क्या होता है? निर्भर होता है। यहाँ पे विद्युत झटका जो होता है, विद्युत झटका होता है किस पर डिपेंड होगा? धारा और समय पर निर्भर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विद्युत झटका कितने वोल्टेज से अधिक पर लगता है, तो अपन कहेंगे 90 वोल्टेज से अधिक पर विद्युत झटका लगता है। यहाँ पे आगे आपसे पूछा जाएगा कि अगर धारा की बात करता है तो देखिएगा, यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो महसूस होता है वो 20 मिली एम्पियर पर होता है। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि तेज झटका जो लगता है, तेज झटका जो लगता है वो 40 मिली एम्पियर पर लगता है। क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य की जो मृत्यु है वो कितने मिली एम्पियर पर, तो 60 मिली एम्पियर पर मृत्यु हो जाती है। और डेड बॉडी का जलना यानी कि जलना, डेड बॉडी का जलना 100 मिली एम्पियर पर होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी पावर हाउस हो सकता है, कोई जनरेशन हो सकता है, तो जनरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे कोई विद्युत झटका जो लग जाता है तो उसके बचाव के लिए एक चार्ट बना होता है। वो चार्ट किसके अनुसार होता है? तो अपन कहेंगे कि नियम 44 के अनुसार वहाँ पे क्या लगा होना चाहिए? चार्ट लगा होना चाहिए। तो विद्युत झटके से बहाली के लिए जो चार्ट लगा होता है वो नियम किसके अनुसार होता है? 44 के नियम अनुसार होता है। तो विद्युत झटका इसलिए शॉक महसूस करता है क्योंकि शरीर से क्या गुजरती है? धारा का प्रवाह होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखिएगा यहाँ पे। तो ये प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले उस बल को क्या कहा जाता है जिसके कारण वे विद्युत परिपथ में गतिमान होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने कहा कि ये एक अपन ने क्या बना दिया कि ये एक परिपथ बना दिया। ये लो, ये परिपथ बना दिया, ये लैंप हो गया यानी कि लोड, ये लोड हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया, इसमें धारा हो गई, और आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले उस बल को क्या कहा जाता है जिसके कारण विद्युत परिपथ में गतिमान होते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये जो धारा होती है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही तो होती है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को गतिमान कौन करेगा? तो अपन कहेंगे वह बल जो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके प्रवाहित करता है, तो वो होता है आपका कौन सा? EMF। कौन सा होता है? EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है। तो विद्युत वाहक बल होता है, ये मूलभूत बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल, जी नहीं, यहाँ पे विद्युत वाहक बल होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ईएमएफ का प्रतीक क्या होता है, वी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। वोल्ट को किससे मापा जाता है, तो अपन कहेंगे कि वोल्ट मीटर से माप लिया जाता है। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है ये किस क्रम में लगाया जाता है, तो अपन कहते हैं मेरे दोस्तों ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपन कहेंगे सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न नंबर 3 आ चुका है और अगला 3 नंबर क्या है, तो देखिएगा इसको। जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव यानी स्टेप पोटेंशियल खालिस्तान होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक होता है स्टेप पोटेंशियल और एक होता है यहाँ पे टच पोटेंशियल, ठीक है, टच पोटेंशियल और एक होता है स्टेप पोटेंशियल। ये दोनों क्या होते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे ये पोल है और यहाँ पे एक लाइन जा रही है और ये लाइन का तार टूटकर इस पोल पे आ चुका है और ये पोल है जो जीआई का है, लोहे का है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो भैया जैसे करंट आएगा इसमें, और ये करंट आया है तो इस धरातल में यूँ फैलेगा, चारों ओर यूँ फैलेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इसके सीधा टच कर रहा है, हाथ टच कर रहा है, तो इसके हाथ से और पैर की ओर जो धारा प्रवाहित होती है, जो विद्युत यहाँ पे प्रवाहित होती है हाथ से पैर की ओर होती है, तो वो तो कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे टच पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है और यहाँ अपन कहते हैं वो टच नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक पैर यहाँ है और एक पैर यहाँ है, दो पैरों के मध्य अगर 0.5 मीटर से अधिक गैप है, दो पैरों के मध्य अगर 0.5 मीटर से अधिक का गैप है, तो वहाँ पे फिर विद्युत क्या होती है, उसके दोनों पैरों के मध्य प्रवाहित होती है, तो उसे अपन कहते हैं स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। और ये घटना घटती है आपके सब स्टेशनों पर। कहाँ होती है, सब स्टेशन के धरातलों पर होती है। तो प्रश्न क्या है कि जब कोई, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, टच पोटेंशियल होता है इसका मान क्या होता है, अधिक होता है, और स्टेप पोटेंशियल का क्या होता है, कम होता है। तो इसमें कहा गया है जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युत रूप से सजीव भाग को स्पर्श कर रहा है, यानी इसको टच कर लेता है, तो सोपानी विभव यानी स्टेप पोटेंशियल स्पर्श करता है, तो सोपानी विभव स्टेप पोटेंशियल खालिस्तान होता है। हाथ और पैर के बीच विभव होता है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं होता है। विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दो पैरों के बीच का विभव होता है और हाथ और दूसरे हाथ के बीच का होता है। देखो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, सोपानी विभव यानी कि स्टेप पोटेंशियल का पूछ रहा है, और स्टेप पोटेंशियल का पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा, स्टेप पोटेंशियल का मतलब होता है दो पैरों के बीच में, यानी विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दोनों पैरों के बीच का जो पूछ लेता है, वो दोनों पैरों के बीच का पूछ लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। और हाथ से पैर के बीच में पूछ ले, हाथ और पैर के बीच में पूछ लेता तो आपका कौन सा हो जाता, टच पोटेंशियल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। यहाँ पे धमाकेदार तरीके से आंसर दीजिएगा, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हो तब तक मज़ा नहीं आता है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कैंडिडेट काफ़ी देखते हैं, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, और आप लोग ही मेरा साथ नहीं दोगे तो बताओ कौन देगा।
क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है, जो यहाँ तक अपन लगभग 5300-5400 सब्सक्राइबर अपन इकट्ठे करे हैं, लेकिन औरों की तुलना में बहुत कम है। तो अपने इस परिवार को आप थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करके और थोड़ा सा क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए इसको। भाई आपने तो क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी कर दिया, बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट 5 लोगों को शेयर करेगा तो उसमें से 2 या 3 तो सब्सक्राइब करेंगे। इस वजह से ही धीरे धीरे से क्या होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। दोस्तों प्लीज़ ये जरूर आप कीजिएगा ना। यहाँ पे विद्युत की गति क्या होती है, तो भैया देखिएगा, बात करते हैं धारा, यानी कि विद्युत धारा। धारा क्या होती है, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा का प्रतीक क्या होता है, आई। धारा का मात्रक क्या होता है, तो अपन कहते हैं भैया एम्पियर होता है। यहाँ पे दूसरा मात्रक होता है, यहाँ पे दूसरा मात्रक होता है आवेश, यानी कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है। धारा का जो बड़ा मात्रक होता है, यहाँ पे बात करते हैं, बड़ा मात्रक जो होता है, बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है बायोट। क्या होता है, बायोट। धारा की जो दिशा होती है, धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से किधर होती है, माइनस की ओर होती है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, तो माइनस से किधर जाते हैं, प्लस जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि धारा की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मीटर नहीं, मुझे तो सेंटीमीटर चाहिए, तो भैया यहाँ 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड चाहिए। वो आपसे किलोमीटर में भी पूछ सकता है, तो आप सीधा क्या कर दो, इसको किलोमीटर में बना दीजिए, तो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आपसे मील में पूछा जा सकता है, तो 186,000 मील प्रति सेकंड होता है। 186,000 मील प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे धारा होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर हो गई एम्पियर प्रति, यानी कूलाम प्रति सेकंड हो गया। यहाँ बड़ा मात्रक हो गया बायोट। दिशा जो होती है प्लस से माइनस की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर माइनस से प्लस की ओर होता है, और गति ये होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखा। जो धारा होती है किससे मापते हैं, तो अपन कहते हैं एमीटर से मापते हैं। एमीटर किस क्रम में लगाते हैं, तो अपन कहते हैं फेज के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यहाँ पे एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें देखो अपन ने तुरंत ये कर ली। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है 186,000 मील प्रति सेकंड होती है, तो ये विद्युत की क्या होती है, गति होती है, यानी कि चाल होती है, स्पीड होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है अपने स्क्रीन पर, तो दीजिए धमाकेदार कमेंट कीजिएगा और आंसर फटाफट दीजिएगा कि विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। भैया किसी के क्या लग गया, विद्युत झटका लग गया। अब विद्युत झटका लग चुका है तो आप वहाँ पे जो चार्ट लग रहा है उसका पालन करना चाहिए। वो चार्ट किस नियम के अनुसार लगा होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो चार्ट लगा होता है वो कौन से नियम के अनुसार लगा होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। कृत्रिम श्वास देना चाहिए, जिस विद्युत सोर्स से संपर्क छुए यह सुनिश्चित करना चाहिए, डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। अरे मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो कि व्यक्ति के जो झटका लगा है कहाँ लगा है, किस तरीके से लगा है। तो यहाँ पे जिस विद्युत सोर्स से संपर्क में छुए हैं ये सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया है तो तुरंत सबसे पहले मेन स्विच क्या कीजिए, बंद कीजिए। मेन स्विच बंद करने के बाद तुरंत डॉक्टर को कॉल कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत क्षमता को पारस्परिक रूप से क्या लिया जाता है। तो भैया यहाँ पे पृथ्वी, और पृथ्वी की क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षमता पूछ रहा है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा, यानी कि क्या, बड़ा चालक होता है। ये बहुत बड़ा क्या होता है, चालक होता है। पृथ्वी का आपसे पूछ लिया जाए प्रतिरोध, क्या पूछ लिया जाए, पृथ्वी का प्रतिरोध पूछ लिया जाए, तो पृथ्वी का प्रतिरोध भैया 0 होता है। पृथ्वी का आपसे विभव पूछ ले, क्या पूछ ले, विभव पूछ ले, अरे तो विभव भी कितना होता है, 0 होता है। तो पृथ्वी एक बड़ा चालक होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है, लगभग 0, ध्यान रखना भैया,
लगभग 0 होता है और लगभग क्या होता है 0 वोल्ट होता है, 0 ओम होता है, 0 वोल्ट होता है। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षमता को पारस्परिक रूप से क्या लिखा जाता है, तो अपन क्या मानेंगे यहाँ पे 0 होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और 7 नंबर प्रश्न की ओर अपन अग्रसर हो चुके हैं। यहाँ एक एक करते हुए नैया पार करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो सेशन होगा आप इसको छोड़ना नहीं है, पूरा एक एक वीडियो को तरीके से देखना है, क्योंकि एक एक चैप्टर का 75 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और एक एक चैप्टर को मैंने थ्योरेटिकल तरीके से पूरा पढ़ा दिया। आप सबसे पहले थ्योरेटिकल देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो और भी बेहतर आपके समझ में आएगा। हाँ जी, 7 नंबर है खालिस्तान व्यक्ति बिजली वार का मतलब होता है यहाँ पे झटके के लिए आसान निशाने होते हैं। तो भैया यहाँ पे खालिस्तान व्यक्ति बिजली का झटका के लिए आसान निशाने होते हैं। तो भैया घर के अंदर, कार के अंदर, एक खुले मैदान में और ज़मीन पर लेटे हुए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति का वार आसान निशाने होते हैं, तो अपन कहेंगे खुले मैदान में अगर आप खड़े हो तो वहाँ झटका तेज़ लगने की संभावना है। अगर आप घर के अंदर हो, कार के अंदर हो या ज़मीन पर लेटे हो ना, तो वह चांस बहुत कम होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है। तो भैया यहाँ बिजली का झटका यानी उसकी तीव्रता है वो किस परिस्थिति में अधिक होगी, शुष्क त्वचा में। भैया शुष्क त्वचा में क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मोटी चमड़ी होती है, पतली चमड़ी और गीली त्वचा, और गीली त्वचा में प्रतिरोध कम है। भैया प्रतिरोध कम होगा तो बोलो धारा का मान ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। धारा का मान ज़्यादा होगा तो धारा बोलो तीव्रता से जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे झटका तेज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अपन सीधा सा जवाब क्या देंगे कि यहाँ पे गीली त्वचा के अंदर बिजली के झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी, तो अपन कहेंगे गीली त्वचा में क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो अपन कहते हैं कि 1 लाख ओम। कितना होता है, 1 लाख ओम। जबकि यहाँ पे गीली का कितना होता है, तो 1 किलो ओम होता है, तो 1 किलो ओम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न है यहाँ, किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित 2 अलग अलग प्रणालियों में कौन सा होना चाहिए। भैया ये कह रहा है कि अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली है, अस्पताल की विद्युत अनिवार्य प्रणाली होती है, निम्न में से 2 अलग अलग प्रणालियों में कौन सा होना चाहिए। एक सामान्य प्रणाली और एक जीवन सुरक्षा होती है, ठीक है। एक अनिवार्य प्रणाली और एक अनिवार्योत्तर प्रणाली होती है। एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली होती है। एक जीवन सुरक्षा प्रणाली और एक तपायोग्य यानी एड्रेसेबल। तो भैया यहाँ अस्पताल में जाते हैं तो एक तो इमरजेंसी होता है, क्या होता है, एक तो इमरजेंसी प्रणाली होती है और एक उपकरण प्रणाली होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। 2 अलग अलग प्रणाली है तो उसमें से एक आपातकालीन होती है और एक उपकरण प्रणाली होती है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, और अगला पॉइंट क्या है तो देखिएगा कि विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। विद्युत धारा की घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, तो यहाँ अपन कहते हैं पैरा वैद्युतिक यानी डाइलेक्ट्रिक होता है, धातु होता है, विद्युत रोधक डाइलेक्ट्रिक हो गया, विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर हो गया, और आवेश यानी चार्ज होता है। तो विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, तो भैया जब आवेश होगा तभी तो विद्युत धारा बहेगी ना। तो धारा की घटना, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, तो अपन कहेंगे भैया आवेश होता है। तो यहाँ पे आवेश होगा क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आपके यहाँ पे है कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली में प्रारंभिक आद्याक्षरों का पूरा नाम क्या होता है। भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एबीसी, ABC, ए का मतलब होता है एयरवे। क्या होता है, एयरवे यानी कि होता है श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली। यहाँ पे दूसरा बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रीथिंग। क्या होता है, ब्रीथिंग यानी कि श्वास लेना।
श्वास श्वास लेना। भाई ये नली होगी जब भी तो लेंगे ना। यहाँ पे फिर होता है C फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता है तो परिसंचरण, परिसंचरण। तो यहाँ पे तो भैया A का मतलब एयरवे होता है, B का मतलब ब्रीथिंग होता है, C का मतलब सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कहेंगे तो वायु मार्ग यानी एयरवे, ठीक है, यहाँ पे वायु मार्ग हो गया। ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग यानी परिसंचरण, सर्कुलेशन क्या हुआ ये, श्वसन यानी ब्रीथिंग हो गया, C फॉर सर्कुलेशन हो गया, वो ये हो गया यानी कि वायु मार्ग हो गया, श्वसन यानी ब्रीथिंग, वक्स चेस्ट, चेस्ट कहाँ से आएगा, एयरवे हो गया, ब्रेथ यानी सांस हो गई, परिसंचरण हो गया, ये नहीं आएगा, और वक्स ये नहीं आएगा, पहला ही है इसमें। तो यहाँ एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गई और सर्कुलेशन हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो हेलोन नामक होता है, हेलोन क्या होती है, एक गैस होती है। ये क्या होती है, ये गैस होती है। तो ये आग को बुझाने के लिए होती है, आग को बुझाने के लिए होती है। और जिस यंत्र में भरते हैं उस यंत्र पर पट्टी पूछ ले, वो पट्टी का रंग पूछ ले तो हरा रंग होता है। पट्टी पर क्या होता है, हरा रंग होता है। जो हेलोन होती है ना, ये आपके किस किस का मिश्रण होता है, तो अपन कहते हैं भैया यहाँ पे ब्रोमो, क्लोरो, डाईफ्लोरो मीथेन होती है, मीथेन होती है। यानी कि ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो यानी BCF के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हेलोन जो गैस होती है, ये विद्युत की आग को तो बात करते हैं, विद्युत की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे विद्युत की आग होती है, उसको बुझाने के लिए बोलो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपन सीधा सा जवाब देंगे कि विद्युत की आग को बुझाने के लिए अपन सीधा किसका प्रयोग करेंगे, हेलोन का प्रयोग किया जाता है। जिस यंत्र में हेलोन भरी जाती है उस पर पट्टी का रंग कैसा होता है, यहाँ पे हरा होता है। तो यहाँ पे हेलोन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, जल होता है, और ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो प्लस में मीथेन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है, तो अपन सीधा सा बोलेंगे कि ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो प्लस में मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके अगला प्रश्न है स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है। मेरे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि विद्युत की, किसकी बात करते हैं, तो विद्युत सामान्यतः दो प्रकार की होती है। यहाँ पे एक होती है यहाँ पे स्थिर विद्युत, ठीक है, और एक होती है यहाँ पे चल विद्युत। यहाँ पे जो स्थिर विद्युत होती है, इसमें जो आवेश होते हैं ना, इसमें आवेश होते हैं, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो हम कहेंगे विराम अवस्था में होते हैं। इसमें जो आवेश होते हैं ना, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। यहाँ पे ये विराम अवस्था में होती है। स्थिर विद्युत होती है, इसमें कौन सी क्रिया के कारण विद्युत बनती है, तो अपन कहेंगे भैया यहाँ पे घर्षण या प्रेरण के द्वारा यहाँ विद्युत बनती है। जबकि यहाँ पे आपसे पूछे कि भैया क्रिया कौन सी होगी, तो अपन कहेंगे क्रिया होगी यहाँ पे रासायनिक। कौन सी क्रिया होगी, तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है। ये जो विद्युत होती है चल विद्युत, ये भैया तारों में आसानी से प्रवाहित होती है, जबकि ये तारों के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सिस्मोग्राफ या फिर प्रिंटर, फोटोकॉपी होती है प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, तो प्रिंटर के अंदर प्रयोग किया जाता है। जबकि ये तो अपने नॉर्मल कह रहे हैं, तारों में प्रवाहित होता है, तो ऑलराउंडर सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो चल विद्युत होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है AC, तो एक होती है कौन सी, DC होती है। ये जो होती है, इसमें दो वस्तुएं होती है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होती है, दोनों के घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। तो घर्षण और प्रेरण के द्वारा अपन उत्पन्न करते हैं, जबकि ये रासायनिक के द्वारा उत्पन्न होती है। अब स्थितिक है रासायनिक के द्वारा, तो ये तो भैया कौन सी हो जाएगी, आपकी चल विद्युत होती है। घर्षण
घर्षण भी होती है और प्रेरण भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या दे देंगे अपन, यहाँ डी ऑप्शन दे देंगे। अगर ये डी ऑप्शन नहीं आता है तो भैया पहली प्राथमिकता पे अपन इसका जवाब देते हैं। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लीजिए आप एक प्रश्न के साथ साथ में कितना प्रश्न मैं करा रहा हूँ, तो इसका भाई मुझे थोड़ा सा, तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा हिस्सा तो आप देने के लिए हकदार बनते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये आपके आ चुका है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है ये 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। तो भैया मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो विद्युत का जो झटका होता है, क्या विद्युत का जो झटका होता है, ये झटका विद्युत की, क्या विद्युत की मात्रा पे डिपेंड होता है। अरे ये मात्रा क्या होती है, तो मात्रा का मतलब होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू समय होता है। लाइन वोल्टता पर, लाइन धारा पर, लाइन वोल्टता लाइन धारा पर, और मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही धारा, तो अपन कहेंगे ये धारा पर डिपेंड करता है। तो धारा और समय पर दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, और 15 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी एक बड़ा चालक है, इसका प्रतिरोध पूछता है, प्रतिरोध पूछता है, तो भैया वो अपन बताते हैं कि लगभग क्या होता है, 0 ओम होता है। आपसे पूछे कि आवेश कितना होता है इसका, तो आवेश होता है 0 वोल्ट, तो आवेश भी लगभग में चलता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे लगभग 0 होता है। अगर इस पृथ्वी से कोई भी विद्युत उपकरण, कोई भी विद्युत उपकरण अगर इस विद्युत उपकरण इससे जोड़ देते हैं, इससे अगर मैं जोड़ देता हूँ ना, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही अपन जोड़ते हैं और जोड़ते ही विद्युत उपकरण इससे जोड़ते हैं, तो इसका विभव भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे अपन सीधा सा बात कर रहे हैं कि सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रतिरोध पूछा है, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्यक्ति के शरीर का क्या पूछ रहा है, शरीर का प्रतिरोध पूछता है। तो पूरा ही मैं एनालिसिस कर देता हूँ प्रतिरोध। तो प्रतिरोध, शरीर का प्रतिरोध है, 4 कंडीशन है। यहाँ पे आपसे बात करें सामान्य, क्या बात करें, सामान्य कह दे या फिर वो कह दे स्वस्थ कंडीशन कह दे, सामान्य कंडीशन कह दे या स्वस्थ कंडीशन कह दे, या फिर आपसे वो कह दे शरीर गीला है, शरीर गीला है, सामान्य कह दे, स्वस्थ कह दे, गीला कह दे। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है वो 1 किलो ओम होता है। कितना होता है, 1 किलो ओम होता है। दूसरी कंडीशन आपसे पूछ ले कि शरीर कैसा है, सूखा है, यानी कि शुष्क, यानी सूखा है, ड्राई है, क्या है, ड्राई शरीर है, तो वहाँ पे 100 किलो ओम होता है। कितना होता है, 100 किलो ओम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शरीर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, शरीर के अंदर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 300 से 700 ओम होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कान से कान का प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ अपन कहेंगे 100 ओम होता है, 100 ओम होता है। तो यहाँ पे सामान्य प्रतिरोध कह दे, स्वस्थ प्रतिरोध कह दे, गीला प्रतिरोध कह दे। तो भैया एक आपको क्या पूछना है, क्या बताना है, 1 किलो ओम होता है, यानी सामान्य, स्वस्थ और गीली कंडीशन में 1 किलो ओम होता है, यानी 1000 ओम होता है। सूखा यानी जब शरीर बिल्कुल सूखा हो तो वहाँ पे 100 किलो ओम होता है। शरीर का आंतरिक प्रतिरोध पूछ ले तो 300 से यहाँ पे 700 करेंगे, या आपके ऑप्शन में 400 से 600 आ जाए तो वो भी अपन करते हैं। कान से कान का पूछ ले तो 100 ओम करना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भैया सामान्य और यानी स्वास्थ्य शरीर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधा अपन ठोक देंगे कि 1 किलो ओम होता है, यानी सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है 17 नंबर, और 17 नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों
का उपयोग किया जाता है तो वही अपन कहते हैं कि विद्युत कार्य के लिए जो जूते पहनते हैं वो मोटी सोल होनी चाहिए, उनकी नीचे की जो सोल होती है वो मोटी सोल होनी चाहिए और वो किसकी होनी चाहिए, सोल रबर की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, रबर, और चमड़े के जूते होने चाहिए। तो चमड़े की सोल होनी चाहिए, चमड़े की सोल नहीं होनी चाहिए, मोटे रबर सोल होनी चाहिए। जी हाँ, और चमड़े के जूते, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। जब भी आप विद्युत का काम कर रहे हो तो ये पहनना चाहिए। जब आप विद्युत का काम कर रहे हो तो हाथों में क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। आंखों पर क्या होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए ताकि कोई चिंगारी आंखों में नहीं जानी चाहिए। कोई पोल पर चढ़ रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, हेलमेट लगा होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का प्रतिरोध, और वो भी कौन सी कंडीशन में, शुष्क कंडीशन में। तो भाई मैंने अभी जस्ट बताया था यहाँ पे 100 किलो ओम, कितना, 100 किलो ओम। अब 100 किलो ओम ऑप्शन में नहीं है तो भैया 100 किलो ओम नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने कहा कि ये रहा 100 किलो ओम। तो लेकिन ये कह रहा है कि 70,000 से 100 किलो ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। 7,000 से 1,000 ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1,000 ओम प्रति वर्ग। 700 से 1,000 ये नहीं होगा, 70 से ये नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आवृत्ति जितनी खालिस्तान होगी बिजली का झटका उतना ही खालिस्तान होता है, यानी खतरनाक होगा। तो भैया यहाँ पे अपन बात करते हैं झटका। जो झटका होता है वो आवृत्ति के क्या होता है, आवृत्ति के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो यहाँ पे आवृत्ति जितनी मैंने कहा जैसे ये कम होती है, आवृत्ति जितनी कम होती है झटका उतना ही क्या लगता है, तेज, यानी कि अधिक लगता है। तो आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 20 नंबर प्रश्न क्या है तो अपन कहते हैं कि आवेशित पिंड के चारों ओर का वह स्थान जिस पर आवेश का प्रवाह रहता है, यानी आवेशित पिंड है और उसके चारों ओर का वह स्थान जिस पर आवेश का प्रवाह रहता है। कोई आवेशित पिंड है और उसके चारों ओर का यह जो स्थान होता है ये क्या कहलाएगा, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर कोई धारावाही चालक तार है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या जाएगा यहाँ, विद्युत क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और 21 नंबर प्रश्न की ओर अपन बढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र कौन सी किरणों को विक्षेपित करता है। मेरे दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र होता है तो ये जो होती है इसके अंदर आपके अल्फ़ा और बीटा किरण, यहाँ पे बीटा किरण, अल्फ़ा और बीटा ही दोनों होती है। अल्फ़ा यों लिखते हैं और बीटा जो होता है ये, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यो इस प्रकार भी लिखते हैं। तो ये दोनों ही होती है, तो दोनों को ही विक्षेपित करता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। यहाँ 22 नंबर प्रश्न है, और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो भैया दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं क्या कि Q बराबर क्या होता है, CN होता है, NE, Q बराबर NE होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है तो Q बटा क्या करेंगे, E करेंगे। तो यहाँ पे E करेंगे तो Q क्या है, तो Q कितना होता है, तो Q अपन सीधा से कहेंगे कि हमने एक क्या मान लिया, 1 कूलम मान लिया। यहाँ पे E कितना है, तो E का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इसका भाग अपन को 1 में देना है, तो आप सीधा सीधा एक काम कीजिए कि जो 10⁻19 है इसको सीधा ऊपर डाल दीजिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1 × 10 ये तो 19, भाई माइनस से ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और 1 के अंदर नीचे भाग दे दीजिए 1.6 का। अब नहीं जा रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि भैया पॉइंट तो हटा दिया, 0 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, हमने पॉइंट लगाया, ये 0, ठीक है। अब कितने में 16 × 5 = 80, 16 छिकी 96, 4 बचा 0, 16 दूना 32, 8 बचा 0, 16 × 5 = 80, यानी 0.625 आपके पास आ चुका है। इसका 1 के अंदर इसका भाग देंगे तो 0.625 आ चुका है। अब ये तो ऐसे कैसे आएगा नीचे, तो ये 10⁻19,
ये क्या निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल चुकी है n बराबर। और यही तो पूछ रहा है कि एक परिपथ में, तो यहाँ पे अपन सीधा सा कहेंगे कि यहाँ पे ये कोई बिंदु है, तो यहाँ पे ये है किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में कि 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर गुजर जाते हैं तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे देखिएगा 0.625 × 10⁻−19 नहीं आएगा, +19 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला लीजिएगा 23 नंबर। और 23 नंबर क्या है, तो यहाँ पे 23 नंबर पे आ चुके हैं। तेईस नंबर पे एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और विद्युत यानी क्षेत्र तीव्रता होती है। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि एक गोला है, अगर गोले के प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत विभव विद्युत आवेश पूछता है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि गोले के केंद्र पर जो तीव्रता होती है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ तीव्रता होती है। तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है, यहाँ पे विभव का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, तीव्रता कैसी होती है, तो यहाँ गोले के भीतर का मतलब होता है अंदर, कितनी होती है, तो 0 होती है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात। भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात क्या होता है। तो अपन को पता है कि ओम नियम क्या कहता है, ओम नियम ये कहता है कि वोल्टेज जो है धारा के समानुपाती है, और इन दोनों का अनुपात लेना है, तो ये तो भाई दोनों फिक्स रहेंगे, क्योंकि इसमें तो वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, तो ये तो सीधा रहता है यानी स्थिर रहता है। तो अपन क्या कह देंगे, इनके बीच का अनुपात क्या रहता है, तो ये स्थिर रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है 25 नंबर, और ये 25 नंबर है वो क्या है कि विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई जूल में मान होता है। तो पहले तो ये पता लगाइए कि वाणिज्यिक इकाई क्या है। भैया इसको आप क्या कह सकते हो, इसको वाणिज्यिक इकाई कह सकते हो, इसी को आप विद्युत इकाई कह सकते हो, विद्युत इकाई कह सकते हो, इसी को आप व्यापारिक इसे व्यापारिक कह सकते हो, इसे आप कॉमर्शियल कह सकते हो, कॉमर्शियल विद्युत यानी इकाई कह सकते हो। तो यहाँ पे एक यानी kWh होता है, और ये kWh, एक kWh बराबर क्या होता है, एक BOT होता है। तो मेरे दोस्तों एक kWh बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करो 1000 में बांट दीजिए, वाट ऐसे कैसे रह जाएगा, और h होता है तो इसको सेकंड में तोड़ दीजिए, और सेकंड में तोड़ देते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो ये 3600 सेकंड हो गई। तो वाट क्या आ गया, सेकंड। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 36 और 5 0 लिखेंगे ना, तो ये तो वाट सेकंड, और वाट सेकंड बराबर आपको होता है कि वाट सेकंड बराबर क्या होता है, जूल होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 36 × 10⁵ जूल लिखा जा सकता है। अब ऑप्शन में 5 का ऑप्शन नहीं है, 6 का है, 6 का है तो आप क्या कीजिए, एक संख्या को इधर चेंज कर दीजिए, यानी पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, इनटू में 10 की पावर क्या हो गया, 6। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये कौन सा हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे विद्युत ऊर्जा पूछ ले, वाणिज्यिक इकाई पूछ ले, कॉमर्शियल पूछ ले, व्यापारिक पूछ ले, तो kWh के अंदर आती है, और एक BOT बराबर क्या होता है, एक kWh होता है। अगला प्रश्न आ चुका है 26 नंबर, और 26 नंबर क्या कह रहा है, तो आइए समझते हैं 26 नंबर। तो ये 26 नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये ऊर्जा की क्या होती है, एक इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। यहाँ आवेश का मात्रा क्या होता है, तो अपन कहते हैं कूलाम होता है। यहाँ विभव का मात्रा क्या होता है, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, या फिर अपन कह सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति
कूलाम होता है, यहाँ ऊर्जा का हो गया। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। राइट ऑप्शन ये हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण है। भैया एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण क्या है कि न्यूट्रॉन की कमी या वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। शरीर पर विद्युत आवेश होते हैं तो भैया आवेश जाते भी हैं आते भी हैं, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 1 मेगा ओम खालिस्तान के बराबर होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो अपन कहते हैं 1 किलो ओम बराबर होता है। यहाँ पे 1000 ओम होता है। क्या होता है, 1000 ओम। और इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ओम लिख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि 1 मेगा ओम, इसको क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जीरो आती है, यानी 10 की पावर 6 ओम लिखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 1 मिली ओम, तो यहाँ पे बटे के नीचे क्या आती है, 3 जीरो आती है। और यहाँ पे इसको लिखा जाता है 10 की पावर -3। ये ध्यान रखना, ये प्लस में होगी तो ये किस में होगी, तो यहाँ पे ये माइनस में होती है। 1 माइक्रो ओम नीचे क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये ओम होता है। और इसी को लिखा जाता है 10 की पावर -6 ओम होता है। तो यहाँ पे 1 किलो, 1 मेगा, 1 मिली और 1 माइक्रो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मेगा यानी 10 की पावर 6 ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 29 नंबर। और अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है खतरा 440 वोल्ट की प्लेट क्या होती है। सावधानी सूचना, परामर्श सूचनाएं, अनौपचारिक सूचनाएं और सूचनाएं। भैया यहाँ पे जो खतरा है 440 वोल्टेज है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से भी दिया होता है। ये भाई साहब यहाँ बैठा रहता है और यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है ये चेतावनी का संकेत है। किसका है, चेतावनी। तो चेतावनी ये क्या करे, सावधानी सूचना होती है। क्या होती है, सावधानी सूचना होती है। इसके अंदर आपसे पूछ ले कि ये जो खतरे का निशान होता है ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे जो खतरा होता है ये नियम 35 के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होगा, 35 के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बॉर्डर का रंग कैसा होता है, तो ये काला होता है। इस भाई साहब का रंग कैसा होता है, ये भी काला होता है। और यहाँ से भूभाग यानी धरातल का जो रंग होता है ये कैसा होता है, तो यहाँ पे पीला होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न लेकर आ चुके हैं हम 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या है, धारा घनत्व की इकाई क्या है। भैया धारा घनत्व होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। यहाँ कहते हैं चालक तार है और इसमें धारा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो मात्र इकाई क्षेत्र से मतलब है। तो तार के किसी कटाक्ष क्षेत्र के इकाई क्षेत्र से बहने वाली जो धारा होती है वही धारा घनत्व कहलाती है। अरे क्या बहेगी, हम कहेंगे धारा कहाँ से बहेगी, तो इकाई क्षेत्र से, तो यानी एरिया। तो धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे एम्पियर। ये प्रति हो गया और ये मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया, धारा घनत्व। और ये धारा घनत्व का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जे होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 31 नंबर। और 31 प्रश्न क्या कह रहा है 31 नंबर, तो आइए देखते हैं। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है। भैया कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम भाई साहब ये कहता है कि दो पिंड है, ठीक है, दो पिंड है, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। ये कह रहा है कि ये दो अगर असमान है, जैसे मैंने कहा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इनमें दोनों में चार्ज है और दोनों में चार्ज है, तो दोनों के मध्य में बल लगेगा। जी हाँ, बल लगेगा। ये जो बल होता है, ये जो बल होता है ना, ये बल इन दोनों के गुणनफल के तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। लेकिन इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो ये भाषा कौन कह रहा है, ये हमारे कूलाम जी कह रहे हैं। तो कूलाम जी पहले नियम में तो ये कहते हैं कि दोनों गुणन, दोनों के यानी पहले इसके दो नियम होते हैं कूलाम के।
एक होता है पहला नियम और एक होता है दूसरा नियम। पहले नियम में तो ये बताते हैं कि समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। दो समान जो आवेशित पिंड होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान जो होता है उनके मध्य आकर्षण गुण पाया जाता है। ये पहले नियम में होता है। और दूसरे में कहा जाता है कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है ना, वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। और ये भैया दूसरा नियम होता है। और यहाँ पे जो कूलाम का जो होता है, ये आपके न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, बिल्कुल डिट्टो उसी के समान होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। यहाँ पे बात करते हैं किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम जो होता है ये धारा और वोल्टेज दोनों पर होता है। तो यहाँ पे जो धारा होता है इसको पहला नियम कहते हैं केसीएल नियम, और यहाँ पे एक होता है वोल्टेज नियम जो दूसरा नियम होता है। जो पहला नियम होता है ये आवेश संरक्षण पर होता है, जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 32 नंबर प्रश्न है। और 32 नंबर क्या कह रहा है, तो 32 नंबर अपन देखते हैं, धारा की उपस्थिति का ज्ञान किसके कारण होता है। भैया धारा की उपस्थिति जो होती है ना, वो किसके कारण होगी, उत्पन्न प्रभाव से होगी, चमकने की ध्वनि से होती है, विद्युत झटके से होती है, और यहाँ चमकने से होती है। तो बात करते हैं धारा के प्रभाव। धारा के प्रभाव तो यहाँ पे पहला प्रभाव होता है, जैसे एक तो ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा होता है यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है यहाँ पे रासायनिक प्रभाव, चौथा होता है यहाँ पे किरण प्रभाव, पांचवा होता है यहाँ गैस आयनीकरण। तो भैया 5 प्रभाव होते हैं ये, और उत्पन्न प्रभाव के कारण ही धारा का यहाँ उपस्थिति का पता लगता है। तो उत्पन्न प्रभाव होते हैं और ये 5 प्रकार होते हैं। एक ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न 33 नंबर क्या है, तो अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। मेरे दोस्तों गतिज ऊर्जा है तो चलने वाली है। किसी भी गतिशील वस्तु में जो संचित ऊर्जा होती है वो गतिशील ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा भैया कौन सी होगी, यहाँ पे अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसके अंदर आपकी स्थितिज व गतिज दोनों का योग होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। भैया किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है। तो इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छिक संचलन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में संचालन होता है, ठीक है, और अनुप्रयुक्त विभव अंतर होता है, और प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है। तो भैया धारा के बारे में बात करता है तो अपन धारा की बात करते हैं। नंबर 1 जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा। दूसरा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, यहाँ पे अपन कहेंगे आवेश प्रवाह की दर, यहाँ पे धारा कहलाती है। तीसरा अपन कहेंगे आवेश तथा धारा का अनुपात क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। चौथा अपन कहते हैं कि एक ही दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो भी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। यहाँ पे अपन बात करेंगे वोल्टेज तथा प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो भी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में प्रवाहित होना क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा का प्रतीक क्या होता है, आई होता है। धारा को किस मीटर से मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एमीटर से मापा जाता है। जो यहाँ पे एमीटर होता है ये किस श्रेणी में, किस क्रम में होता है, तो अपन कहेंगे श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 35 नंबर। और 35 नंबर क्या है, धारा की गति क्या होती है। तो मैंने तीनों चारों गति बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और 186,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, मील प्रति सेकंड, है ना।
मील प्रति सेकंड। तो ये तो आपको 4 तो याद रखना है। क्या 8 मीटर पर सेकंड है? बिल्कुल सही बात है। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड सही है। ए व बी दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, ये सी ऑप्शन अपन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है और अगला प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा। और 36 नंबर प्रश्न क्या है कि धारा कौन से कण के कारण प्रवाहित होती है? धारा कौन से कण के कारण प्रवाहित होती है? तो अपन कहते हैं जो धारा प्रवाहित होगी तो भैया धारा तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो होगी। धारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो धारा भैया कौन से गुण के कारण होगी? तो यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो आप कमेंट कीजिएगा, किसी तार के अंदर धारा आपकी होती है और ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होगी, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैंने तो दो या 3 बार बता चुका इसी सेशन के अंदर, यहाँ पे बता चुका कि यहाँ पे अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि तार में धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न 37 नंबर है। समन तेल यानी कि ज्वलनशील तत्व की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा होता है? तो भैया यहाँ पे तेल के अंदर यानी कि तेल है और यहाँ ज्वलनशील तत्व को आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो भैया तेल की आग है तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करते हैं आग 3 कारकों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे एक होता है ईंधन, एक होता है यहाँ पे ऑक्सीजन और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ ऊष्मा। अगर यहाँ पे 3 तत्व ऊष्मा 3 तत्व मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? आग का निर्माण हो जाता है। और आग को हम ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी और एक होता है के एंड एफ श्रेणी होता है। यहाँ एक के अंदर अपन मारते हैं कि साधारण आग, कौन सी आग होती है? साधारण आग होती है। यहाँ पे बी के अंदर होती है मेरे दोस्तों तेल की आग कौन सी आग? तेल की आग, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार सारे तेल आ जाते हैं। यहाँ सी श्रेणी के अंदर आती है और सी श्रेणी के अंदर कौन सी आग आती है? तो अपन सी श्रेणी के अंदर कहते हैं गैस की आग। गैस की आग व विद्युत की आग, गैस की आग व विद्युत की आग सी श्रेणी के अंदर आती है। डी के अंदर आती है मेरे दोस्तों धातु की आग और के अंदर आती है किचन की आग। किचन किसकी आग होती है? किचन यानी रसोई घर के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो उनमें लगने वाली आग होती है ये। अब इनको बुझाने के लिए प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ अपन कहते हैं बुझाने के लिए सीधा अपन प्रयोग करेंगे इसमें पानी, इसमें प्रयोग करते हैं झाग, इसमें प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों झाग बोले तो फॉर्म टाइप पदार्थ प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे झाग ऑप्शन में नहीं है तो अपन बात करेंगे यहाँ पे CO2 की। यहाँ पे गैस को बुझाने के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे शुष्क चूर्ण की। किसकी बात करते हैं? शुष्क। और विद्युत को बुझाने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? CTC। तो यहाँ पे CTC का सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है। क्या होता है? CCl4 होता है। धातु की जो आग होती है इसको बुझाने के लिए अपन CO2 का प्रयोग करते हैं और इसको प्रयोग करते हैं वेट केमिकल। क्या? वेट केमिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अब इन सिलेंडरों के अंदर यानी सिलेंडरों में ये पदार्थ भरेंगे तो पट्टी का रंग कैसा होगा? यहाँ अगर पानी से बुझाते हैं तो उस पर पट्टी का रंग कैसा होगा? लाल। झाग वाले पे जो होता है इस पर क्रीम का रंग होगा। और यहाँ पे अगर मैं शुष्क की बात करता हूँ, शुष्क पर नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। और CTC यानी हेलोन जो होता है इसको बुझाने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं हेलोन पे बात करते हैं। हेलोन का क्या होता है? हरा होता है। CO2 का क्या होता है? तो यहाँ पे पट्टी का रंग काला होता है। और वेट केमिकल की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पे वेट केमिकल पर पीले पट्टी का रंग होता है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो समन तेल है, ज्वलनशील तत्वों की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा होता है? सोडा एसिड होता है। यहाँ पे शुष्क रसायन होता है, वाष्पीकरण होता है, गीला रसायन होता है। तो अपन क्या ठोकेंगे? यहाँ पे सोडा एसिड होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा और अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर और 38 नंबर प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न।
आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। दोस्तों यहाँ आकाश होता है तो आकाश के अंदर दो पदार्थ होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच में क्या लगता है तो यहाँ घर्षण होता है और घर्षण के द्वारा यहाँ पे स्थिर विद्युत का क्या होता है निर्माण होता है। तो यहाँ पे दो विपरीत आवेश बादलों के मध्य एक उदासीन एक आवेशित होता है, दो समरूप आवेश होता है। तो अपन ने कहा कि यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी दो विपरीत आवेशित बादलों के मध्य लगाया जाता है। और क्रिया पूछ ले तो क्रिया कौन सी होगी, घर्षण होती है, और जो विद्युत होगी वो स्थिर विद्युत होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग को बुझाते हैं। तो भैया अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एक आपकी A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी और एक D श्रेणी। इसके अंदर प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे जाग नहीं होता है तो CO2 हम प्रयोग करते हैं, और एक आपके D श्रेणी के अंदर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे B और D के अंदर प्रयोग करते हैं, तो B और D के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ। CO2 पर पट्टी का जो रंग होता है, पट्टी का रंग होता है मेरे दोस्तों काला होता है। कौन सा रंग होता है, काला रंग होता है, पट्टी का रंग काला। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है 40 नंबर कि मोटर में कौन सा प्रवाह उत्पन्न होता है यदि इसको विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये एक मोटर है, और यहाँ पे मोटर है तो सबसे पहले अपन विद्युत देंगे। बोलो देंगे कि नहीं देंगे, तो विद्युत देंगे तो बोलो इसमें चुंबक प्रभाव होगा कि नहीं होगा। अरे चुंबक प्रभाव से ही तो ये चलेगा, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव होता है। बोलो चुंबक प्रभाव होगा तो सीधी बात है तारों में विद्युत धारा प्रवाही होगी, तो यहाँ ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। ऊष्मीय प्रभाव पहली प्राथमिकता यहाँ होगी। जब दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पे C ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे मेरे दोस्तों आपके 41 नंबर प्रश्न है, और 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों सजीव का मतलब होता है चालक, और चालक का मतलब है लाइव यानी फेज। विद्युत अग्नि के लिए कौन सा अग्निशामक यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा विद्युत आग। अगर विद्युत की आग होती है तो नंबर बेस्ट होता है यहाँ पे हेलोन। नंबर बेस्ट क्या देंगे, हेलोन। अगर हेलोन ऑप्शन में नहीं है तो नंबर 2 आता है आपका CTC। अगर CTC ऑप्शन नहीं है तो बात करते हैं यहाँ पे शुष्क चूर्ण, और शुष्क चूर्ण नहीं होता है तो बात करेंगे यहाँ पे CO2। ठीक है, तो ये अपन क्रम से देते हैं। तो यह हेलोन होगा, CTC होगा, शुष्क चूर्ण होगा और CO2 होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अग्निशामक उपयुक्त होता है अग्नि के लिए निम्न में से सजीव अग्निशामक कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन CTC, क्योंकि यहाँ पे हेलोन है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये CTC हो जाएगा। जब CTC ऑप्शन नहीं होगा ना तो अपन क्या ठोकेंगे, यहाँ पे शुष्क रसायन होता है। अगर ये भी नहीं होता है तो यहाँ पे अपन CO2 करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है आमतौर पर खालिस्तान पेंट किया जाता है। अरे हॉस्पिटल होते हैं तो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं उस पर कौन से रंग के होते हैं। तो भैया वो तो सीधे के सीधे कौन से रंग के होंगे, तो अपन बात करते हैं वो काले रंग के होते हैं। अगला आता है कि यहाँ पे कि विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा जो मनुष्य के शरीर में हानि पहुँचाती है, नहीं पहुँचाती, सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि यहाँ पे 20 मिली एम्पियर जो होती है ये महसूस होती है। क्या होती है, महसूस होती है। 40 मिली एम्पियर जो होती है यहाँ पे तेज़ झटका लगता है। 60 मिली एम्पियर जो होती है यहाँ पे भैया मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे 100 मिली एम्पियर जो होती है, ये 100 मिली एम्पियर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बॉडी जलने लगती है। तो विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा जो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुँचाती, भैया 1 और 9.5 एम्पियर, ये तो मामला ही गड़बड़च हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब दोनों में से करना है। वो पूछ रहा है अधिकतम मात्रा जो मनुष्य को हानि नहीं पहुँचाती, तो अपन क्या ठोकेंगे यहाँ कि 9 मिली एम्पियर है, जो मनुष्य को किसी प्रकार से कोई विद्युत झटका नहीं पहुँचाती है, हानि नहीं पहुँचाती है। 44 नंबर प्रश्न, और 44 नंबर प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न आ चुका है
तो वह सुरक्षित धारा जिसे मानव शरीर 3 सेकंड से अधिक समय तक आसानी से सहन कर सकता है। तो भैया 20 तक तो क्या हो रहा है, 20 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आसानी से 3 सेकंड तक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ ये, क्यों इसमें भी क्या कह रहा है वो कि 3 सेकंड तक से अधिक समय तक सह सकता है। तो एक पे तो कोई 1 एम्पियर है, ध्यान रखना, ये मिली एम्पियर नहीं है, यह मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये 9 मिली एम्पियर है, ये 0.5 मिली एम्पियर है, ये तो बहुत कम हो गया। और 100 मिली एम्पियर यहाँ भी मामला गड़बड़ है, तो यहाँ ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया। तो ये कह रहा है वह सुरक्षित धारा जिसे मानव शरीर 3 सेकंड से अधिक समय तक आसानी से सहन कर सकता है, तो 9 मिली एम्पियर को आसानी से सहन कर सकता है। आइए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ संकेत दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन से साइन बोर्ड में पीली पृष्ठभूमि, काला बॉर्डर और काले प्रतीक होते हैं? तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे ख्याल से खूब अच्छे से। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ये देखिएगा, ये आपको खूब अच्छे से इस सारे के सारे प्रतीक है जो ये नज़र आ रहे हैं। इनमें पीली पृष्ठभूमि है बीच में, क्योंकि साफ कह रहा है वो पीली पृष्ठभूमि है, और बीच में काला बॉर्डर, यानी काला बॉर्डर है साइडों में, और बीच में काला चिन्ह भी है। तो ये सारे के सारे कौन से होंगे? बात करते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों। पहला आता है जैसे निषेधात्मक, कौन सा होता है? निषेधात्मक। दूसरा होता है यहाँ पे अनिवार्य, अनिवार्य। तीसरा होता है यहाँ पे चेतावनी, कौन सा होता है? यहाँ पे चेतावनी। और चौथा होता है यहाँ पे सूचनात्मक। क्या होता है? सूचनात्मक होता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले भूभाग, यानी कि भूभाग। भूभाग का मतलब होता है बैकग्राउंड की। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। इसका जो होता है वो होता है नीला, या नीला। तो यहाँ पे अनिवार्य होते हैं, उनका क्या होता है? नीला होता है। चेतावनी का होता है पीला, चेतावनी का क्या होता है? पीला। और सूचनात्मक का होता है मेरे दोस्तों हरा होता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे चिन्ह की। किसकी बात करते हैं? तो यहाँ पे चिन्ह की बात करते हैं। तो इसमें जो चिन्ह बना होता है वो काले रंग का होता है। इसमें जो अनिवार्य में चिन्ह होता है वो सफ़ेद रंग का बना होता है, सफ़ेद रंग का। चेतावनी के अंदर जो चिन्ह बना होता है वो काला बना होता है। और यहाँ सूचनात्मक जो होता है इसमें सफ़ेद रंग का बना होता है। ये चीज़ें बनी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये वर्ताकार होता है और इसमें क्रॉस में पट्टी होती है, ठीक है। ये अनिवार्य होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये नीले रंग का एक गोला बनाया जाता है और उस पर सफ़ेद रंग से चिन्ह बना होता है। चेतावनी होता है तो ये त्रिभुजाकार होता है, इसके अंदर बॉर्डर और चिन्ह काले रंग के होते हैं। सूचनात्मक होता है तो ये चौकोर होता है। तो ये सारी विशेषताएं अपने एक ही बार में पता लगा लिया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये तो वो कौन सा होता है? तो अपन कहेंगे चेतावनी, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। तो चेतावनी हो गया, एक होता है सूचनात्मक, एक हो गया आज्ञापक यानी अनिवार्य। ये कौन सा होता है? आज्ञापक होता है। एक निषेध होता है, तो ये निषेध हो गया। चेतावनी, ये चेतावनी हो गया। सूचना, सूचना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अनिवार्य, सॉरी सूचनात्मक तो ये हो गया ना, और आज्ञापक हो गया ये अनिवार्य होता है। तो ये पूरा का पूरा देख लो, एक ही प्रश्न के अंदर सारा निचोड़ अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया ये चेतावनी है, साइन बोर्ड है, इसमें जो विद्युत झटका होता है यानी खतरे का जो निशान होता है ये आपको दिख रहा है, और ये जो होता है ये उच्च वोल्टेज जो होते हैं वहाँ पे लगा होता है। तो किस नियम के अनुसार होता है? तो ये नियम 35 के अनुसार होता है। नियम किसके अनुसार होता है? 35 के अनुसार होता है। ये जो होता है ये विद्युत झटके को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? झटके को। ये मैग्नेट के अनुसार रिप्रेजेंट करता है। ये रेडिएशन के अनुसार प्रेजेंट करा, ये भी रेडिएशन है। ये आपकी अग्नि को और ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीटर। अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न। और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एक विद्युत चार्ज की एसआई इकाई है। विद्युत चार्ज का मतलब होता है यहाँ आवेश। क्या होता है? आवेश। और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्यों होता है यहाँ पे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा इकाई होती है तो अपन क्या कहेंगे? कूलाम होती है। राइट ऑप्शन ही हो गया ये। जूल जो होता है, जूल किसका मात्रक है? तो अपन कहेंगे ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पे कैलोरी है, कैलोरी ऊष्मा, ऊष्मा। और एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न है। और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
तो देखिएगा 10 एम्पियर की भारित धारा का मतलब होता है लोड धारा। क्या? लोड धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण का मतलब होता है यहाँ लीकेज करंट खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे अपन बात करते हैं कि नियम, तो यहाँ पे नियम के अनुसार 1/5000वां जो भाग होता है वो कुल धारा का 5000वां भाग से अधिक लीकेज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 एम्पियर, तो भैया 10 एम्पियर का सीधा क्या निकाल लीजिए, 1/5000वां भाग निकाल लीजिए। 1/5000वां भाग, 1 0 से 1 0, 1 में भाग देना है 500 का, नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, सीधा अपन 1 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ फिर 1 0 लगाएंगे, अब भी नहीं जा रहा है तो फिर 1 0 लगा देंगे, अब फिर देंगे तो यहाँ फिर 1 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 और 10 में भैया 5 का भाग देंगे तो 2, यानी कि अपन कहेंगे सीधा सीधा, लेकिन वो तो 10 एम्पियर है ना, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट कहीं गलती तो नहीं कर दी, सही तो चल रहा है। तो यहाँ 5000 हो गया, ठीक है 5000 हो गया, 10 एम्पियर का निकालना है तो 1 0 से 1 0 कट दिया। यहाँ पे फिर अपन क्या करते हैं, ये 500 हो गया, यहाँ हो गया तो पॉइंट लगाया, 0 आ गई, नहीं गया भाग, 0, ये 0, ये 0, ये 0, 1000 में इसका भाग दिया 2, बिल्कुल सही तो है। तो यहाँ पे ये होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा मिली एम्पियर में, भैया मिली एम्पियर पे है तो सीधा 1000 से क्या कर दीजिए इनटू, तो अपन कहेंगे 2000 होता है, और 2000 होता है तो यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो अपन सीधा सीधा कहेंगे 2 मिली एम्पियर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है धनाधन। तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न आ चुका है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपके धमाकेदार प्रश्न आ चुका है, और ये विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। तो मैंने बताया कि 20 मिली एम्पियर जो होता है ये महसूस होता है, और 40 मिली एम्पियर है ये तेज झटका यानी दर्दनाक होता है। तो 40 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, दर्दनाक होगा, और 60 मिली एम्पियर आता है राम नाम सत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 49 सप्लाई को काटने के लिए विचारणीय लीकेज पहलू कितना होता है। जस्ट अपन ने बात किया अभी 1/5000वां भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे काटने के लिए लीकेज पहलू कितना हो जाएगा, 1/5000वां भाग होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 50 नंबर, काफ़ी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है, क्योंकि इसमें भैया यहाँ पे अर्थ वायर से होकर करंट क्यों गुजरता है, क्योंकि अपन कहेंगे अर्थ वायर से होकर इसलिए गुजरता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत निम्न होता है। तो बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च होता है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कम प्रतिरोध होता है, इसलिए उसमें से करंट होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर, और 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंखा करंट के खालिस्तान प्रभाव के कारण घूमता है। अरे मेरे दोस्तों ये आपका पंखा है और ये पंखा है, तो इस पंखे के अंदर विद्युत देते हैं, अरे विद्युत देते हैं तो यहाँ पे अपन कहेंगे चुंबकीय प्रेरण के कारण चलता है। तो इसमें कौन सा प्रभाव होगा विद्युत का, अपन कहेंगे चुंबकीय प्रभाव होता है। आप कमेंट कीजिए कि तापक प्रभाव पे क्या होगा, तापक प्रभाव पे क्या होगा। एक होता है सीबेक प्रभाव, एक होता है रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पे जो सीबेक प्रभाव होता है यहाँ पे तापांतर के कारण विद्युत उत्पन्न होती है, विद्युत ताप होगा जो हीटर प्रेस आदि के होता है, और रासायनिक प्रभाव आपके सेल बैटरी के अंदर हम प्रयोग करते हैं। अगला 52 नंबर प्रश्न है, और 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से किसी अग्निशामक चालक बिजली की आग यानी विद्युत की आग के लिए अनुकूल है, तो भाई किससे बुझाएंगे। तो अब मैंने बताया था कि बिजली की आग के लिए हेलोन सबसे बेस्ट है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पानी की आग है तो ये कौन सी साधारण आग को बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे। झाग की आग होती है ये तेल की आग यानी कि श्रेणी बी की आग को बुझाएगा, और द्रवीकृत रसायन जो होता है ये किसको बुझाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न है तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह
प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने पूरा एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे निषेध कहा गया कि यहाँ पे लाल रंग से बिल्कुल वर्ताकार होते हैं सारे के सारे, और इनमें क्रॉस पट्टी भी होते हैं। तो आपको ये कहीं भी नज़र आ जाए तो सीधा आप कर देना कि भैया ये कौन से होते हैं, तो अपन कहेंगे ये निषेधात्मक होते हैं। कौन से होते हैं? ये निषेधात्मक होते हैं। तो ये वर्ताकार होते हैं। कैसे होंगे? वर्ताकार होते हैं। जबकि त्रिकोण की पूछ ले तो त्रिकोण में ठोक देना कि चेतावनी वाले त्रिकोण में होते हैं। वर्गाकार या आयताकार पूछ ले तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? सूचनात्मक। कौन से करते हैं? सूचनात्मक। तो वर्गाकार को सूचनात्मक पहली प्राथमिकता, वर्गाकार नहीं हो तो फिर आयताकार अपन करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा 54 नंबर प्रश्न। और 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग। तो भैया तेल ग्रीस पेंट की जो आग होती है, ये श्रेणी कौन सी होती है? श्रेणी बी श्रेणी होती है। और श्रेणी बी को जो बुझाते हैं अपन झाग से बुझाते हैं। झाग ऑप्शन में नहीं हो तो यहाँ पे CO2 का हम प्रयोग करते हैं। और CO2 भी प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ शुष्क चूर्ण का भी हम प्रयोग करते हैं। तो तेल ग्रीस की आग होती है। मैंने बार बार कहता हूँ कि तेल की आग जो होती है वो सीधी सीधी किस में होती है? यहाँ पे C श्रेणी के अंदर प्रयोग करते हैं। तेल की आग को कभी भी किससे नहीं बुझाना चाहिए? भैया तेल की आग को बुझाना नहीं चाहिए। तो किससे नहीं बुझाना चाहिए? तो ध्यान रखना, कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी का जो द्रव्यमान होता है, पानी का जो द्रव्यमान यानी वजन होता है वो तेल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। ऑक्सीजन मिलने के कारण वहाँ पे ज़्यादा आग लग जाती है। अगला प्रश्न लीजिएगा 55 नंबर। और 55 नंबर क्या कह रहा है? 55 नंबर कह रहा है कि विद्युतीय उपकरणों में किस वर्ग की आग आती है? तो भैया विद्युत की आग आती है। मैंने कहा कि ए के अंदर तो साधारण आती है, बी के अंदर तेल की आग आती है, और सी के अंदर गैस और विद्युत की आग आती है, डी के अंदर धातु की आग आती है, के एंड एफ के अंदर किचन की आग आती है। तो विद्युत की आग जो होगी वो सी के अंदर आती है। तो राइट ऑप्शन क्या कर देंगे अपन? डी ऑप्शन कर देंगे। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत एक प्रकार की क्या होती है? तो मेरे दोस्तों विद्युत तो एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न आता है 57 नंबर। और ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। तो मेरे दोस्तों एक वैज्ञानिक था यहाँ पे आइंस्टीन ये कहता है कि भाई जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा न तो नष्ट होती है और ना ही ये पैदा होती है। तो ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? केवल बदलती है। तो ये बात किसने बताई थी? आइंस्टीन ने बताई थी। माइकल फेराडे होता है, एक लेंज नियम होता है, एक फ्लेमिंग होता है। फ्लेमिंग ने भी काफ़ी नियम दिए, जैसे आपका दाहिने हाथ का नियम है, राइट हैंड का नियम है। एक फेराडे ने भी दिया था और एक लेंज ने। लेंज भाई साहब तो सीधे कहते हैं जिस थाली में खाओ उसी में क्या कर दो? सीधा छेद कर दीजिए। यानी कोई भी विद्युत जिसके कारण पैदा होती है उसी का अगर विरोध कर देती है तो यहाँ पे लेंज नियम कहलाता है। फेराडे जी ने चुंबक में भी दिए और अपघटन में भी दिया। यहाँ पे चुंबक के अंदर भी 2 दिए, पहला और दूसरा। यहाँ विद्युत अपघटन में दिया पहला और दूसरा। तो यहाँ पे इस प्रकार से था। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अनुपालन कौन सा नियम करता है? तो भैया यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन कौन सा नियम करता है? फेराडे, लेंज, किरचॉफ, फ्लेमिंग। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि भैया ये जो लेंज नियम होता है, एक मिनट, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन कौन सा करता है? फेराडे का नियम होता है, लेंज का नियम होता है, किरचॉफ का नियम होता है, और फ्लेमिंग तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे लेंज नियम होता है ऊर्जा संरक्षण, है ना। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हाथ से हाथ, शुरू में मैंने बताया था टच पोटेंशियल, क्या? टच पोटेंशियल, और एक होता है स्टेप। तो हाथ से हाथ का पूछ ले तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे टच पोटेंशियल यानी स्पर्श करेंगे, और यहाँ पे स्पर्श विभव कहते हैं, है ना। और एक होता है स्टेप पोटेंशियल, यानी हाथ से और पैर तक का आ जाए तो वहाँ स्टेप पोटेंशियल अपन करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पर्श विभव होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं और श्रेणी ए की आग को बुझाने वाले यंत्र। तो भैया यहाँ पे मैंने बताया था कि श्रेणी A B C D E
के एंड एफ। तो यहाँ अपन किससे बुझाएंगे, तो यहाँ पानी से बुझाते हैं, ये अपन किससे बुझाएंगे, झाग से बुझाते हैं। और ये आपको झाग या फिर CO2 अपन प्रयोग करते हैं। अगर ये गैस की आग है तो गैस की आग के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे शुष्क चूर्ण प्रयोग कर देंगे। और यदि विद्युत की आग होती है वो CTC अपन प्रयोग कर देते हैं। डी वाली आग होती है CO2 और यहाँ पोटेशियम केमिकल अपन प्रयोग करते हैं। तो ए श्रेणी तो पानी वाला अपन प्रयोग करेंगे, यानी कि अच्छा पट्टी का रंग पूछ रहा है, यंत्र पर पट्टी का रंग कैसा होता है, तो भैया पट्टी का रंग इस पे तो लाल होता है, यहाँ पे झाग वाला होता है तो इस पे क्रीम कलर होता है, क्या क्रीम होता है। अगर यहाँ पे शुष्क पूछ ले, शुष्क पर नीला होता है। और यहाँ CTC पूछ ले तो इस पर हरा होता है। और यहाँ पे CO2 पूछ ले तो काला होता है। और यहाँ पे वेट केमिकल का पूछ ले तो पीला होता है। तो ए श्रेणी तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, लाल होता है। काला किस पे होगा, CO2। पीला किस पे होगा, तो वेट केमिकल। वेट केमिकल नीला किस पे होगा, तो अपन बात करते हैं शुष्क पर। और ये देखिएगा, आइए अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये देखो पट्टी का रंग कैसा है, तो ये आपका ब्लैक है, इसका मतलब ये CO2 प्रकार का है। यहाँ पे बात करते हैं ये क्रीम कलर की है, तो यहाँ बात करते हैं कि ये फोम यानी झाग प्रकार की होती है। यहाँ वेट केमिकल है तो यहाँ पे ये पीला है। और ये लाल रंग की पट्टी है तो ये वाटर है। और ये नीले रंग की है तो इसमें पाउडर भरा होता है। इस प्रकार से यहाँ पे होता है। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, इसको चलाने का सही क्रम क्या है, तो PASS, यानी कि सबसे पहले पुल कीजिए। यहाँ ये देखो ध्यान से पिन होती है, इस पिन को सबसे पहले खींचिएगा। A का मतलब होता है M यानी कि निशाना, इसको पकड़ करके निशाना लगा लीजिए। और S यानी स्क्यूज यानी दबा दीजिए। और फिर होता है स्वीप यानी घुमा दीजिए। सबसे पहले खींचना है, फिर निशाना लगाना है, फिर दबाना है और फिर घुमाना है। तो ये पास याद रखिएगा, तो चलाने का सही क्रम भी वो पूछ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्निशामक यंत्र यानी कि जो भी पावर स्टेशन होते हैं, उत्पादन केंद्र होते हैं, वहाँ विद्युत की आग को बुझाने के लिए वहाँ पे कि अग्निशामक यंत्र या रेत से भरी बाल्टी होती है, तो किस नियम के अनुसार होते हैं, तो नियम नंबर 43। किसके अनुसार, नियम नंबर 43 के अनुसार ये होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न। और 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा देखो अपन ने बहुत सारा मैटर पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब आपके गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 61 नंबर, श्रेणी A की आग को कैसे बुझाया जाता है, तो भैया अभी बताया श्रेणी A की आग को सीधा है पानी फेंक कर बुझाते हैं। और उड़े फ्यूज को बदलकर आग पर तेल डालकर और स्विच बंद करके, भैया सीधा सा है कि श्रेणी A की साधारण आग है और पानी की बौछार करके अपन बुझाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक होता है ईंधन, ठीक है, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है, CO2, और एक होता है ऊष्मा। अगर ईंधन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हो तो उसे कहते हैं स्टार विंग कहते हैं। ऑक्सीजन की आग को अगर बुझाते हो तो उसे कहते हैं स्मूथ रिंग। और यहाँ पे स्मूथ रिंग, और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो ऊष्मा की आग जो होती है, ऊष्मा की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए, ऊष्मा की जो आग होती है अगर अपन इसको बुझाते हैं तो यहाँ ऊष्मा की आग को बुझाते हैं तो वो विधि आपकी कहलाती है सीधी, क्या कहलाती है, तो अपन बात करते हैं वो कहलाती है कूलिंग। क्या कहलाती है, कूलिंग कहलाती है। ईंधन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं वो स्टार्विंग कहलाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं वो स्मूथरिंग कहलाती है। और ऊष्मा यहाँ की आग को ऊष्मा की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं तो वो क्या कहलाती है, कूलिंग कहलाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे बात करते हैं 62 नंबर। और 62 नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं 62 नंबर। तो यहाँ पे पीली पृष्ठभूमि से बने चिन्ह व काले रंग के बॉर्डर से बने चिन्ह, भैया अभी जस्ट बताया था यहाँ पे ये होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सावधानी हो जाएगा, सूचना हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, निषेधात्मक। तो ये तो आपका निषेधात्मक हो गया, आवश्यक अनिवार्य हो गया, और सूचना दे रहा है ये आपका चौकोर हो गया, सावधानी हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा। और 63 नंबर क्या कह रहा है, और 63 नंबर कह रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे, किसी व्यक्ति को लगने वाला विद्युत झटका किस पर निर्भर करता है। तो भैया ये विद्युत झटका जो होता है ये धारा
पर निर्भर करता है, शरीर में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, शरीर में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, संपर्क समय पर निर्भर करता है। तो अपन राइट ऑप्शन क्या कर देंगे इसमें, उपरोक्त सभी कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आता है 64 नंबर। 64 नंबर क्या है, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। भाई ऐसा उपकरण बताइए जिसमें से विद्युत धारा देने पर ऊष्मा निकलती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हीटर है, प्रेस है, इमर्सन रोड है, सोल्डरिंग आयरन है, विद्युत केटली है, ओवन है, गीजर है, ये सारे के सारे हो गए। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं टोस्टर, इसमें ब्रेड अपन सेकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फूड जो मिक्सर होता है इसके अंदर कौन सी मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो फूड मिक्सर के अंदर कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन में मैं बता देता हूं कि इसके अंदर कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर प्रयोग करते हैं, जबकि टेबल फैन में स्थायी कैपेसिटर मोटर प्रयोग करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि फूड मिक्सर यानी जो मिक्सी होती है उसके अंदर कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। तो भैया 20 मिली एम्पेयर पे महसूस होता है, तो यहाँ अधिकतम हम कहेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि अधिकतम कितनी धारा स्तर सहन कर सकता है, 20 मिली एम्पेयर को यहाँ सहन कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। 66 नंबर। और 66 नंबर क्या है कि खतरनाक चेतावनी के लिए चिन्ह का आकार होता है। भाई खतरे का निशान है, और खतरे का निशान है तो सीधा क्या आ जाएगा, वो त्रिकोण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 67 नंबर, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिसमें दर्दनाक बिजली का झटका लगता है। भैया दर्दनाक बिजली का झटका लगेगा तो वो कौन सी होती है, तो 3 मिली एम्पियर है, 15 मिली एम्पियर है, 25 मिली एम्पियर है, और 50 मिली एम्पियर। देखो भाई 20 मिली एम्पियर पे तो महसूस होता है, और ये कह रहा है दर्दनाक, तो दर्दनाक 40 होता है, तो यहाँ 50 भी बहुत तेज झटका देगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न। और 68 नंबर प्रश्न क्या है कि धारा किसे कहते हैं। तो धारा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में संचालन, बिल्कुल सही बात है। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर, ये भी बात सही है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ही तो धारा कहलाती है। और किसी चालक तार में ऋण आवेश के प्रवाह, ऋण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, तो राइट ऑप्शन ये। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 69 नंबर क्या कह रहा है। 69 नंबर कह रहा है किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए किसका होना आवश्यक है। अरे भैया धारा को प्रवाह करना है, धारा को प्रवाह करना है, अपन कहते हैं 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। अरे भाई धारा क्यों गुजरेगी, धारा तब गुजरेगी यहाँ पे उच्च विभव हो और यहाँ निम्न हो। ये निम्न विभव तब होगा जब इसमें प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा तो यहाँ विभव के अंदर अंतर आ जाएगा, यानी विभवांतर का होना जरूरी है, यानी कि विभवांतर या फेजांतर होना जरूरी होता है। इसके बिगैर धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो यहाँ तीनों का मात्रक ही वोल्ट होता है, और तीनों का प्रतीक भी क्या होता है, वी होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70, और अपन 70 नंबर पे पहुंच चुके हैं कि शरीर के कान से कान का प्रतिरोध कितना होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ मैंने बताया कि गीला शरीर होता है तो गीले शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। जब शरीर सूखा होता है तो 100 किलो ओम होता है। जब शरीर का आंतरिक पूछे तो यहाँ पे 300 से 700 ओम होता है, और कान से कान का पूछता है तो लगभग 100 ओम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। यहाँ अगला प्रश्न क्या है 71 नंबर देखिएगा, और 71 नंबर है कूलाम किसकी इकाई होती है। तो मेरे दोस्तों कूलाम किसकी इकाई होती है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और धारा को किससे मापते हैं, तो हम बात करते हैं एमीटर से मापते हैं। यहाँ विद्युत मात्रा जो होती है, विद्युत मात्रा होती है Q बराबर IT। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, विद्युत मात्रा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। और यहाँ पे कूलाम किसकी इकाई है, जो कूलाम है वो आवेश की इकाई होती है। तो कूलाम किसकी इकाई है, तो अपन आवेश
क्या है, आवेश जो यानी कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है। आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्यों होता है और इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। विद्युत मात्रा, तो विद्युत मात्रा जो है वो आवेश है, विद्युत मात्रा क्या है, आवेश है, और इसका मात्रक यानी ये है। तो यानी कूलाम जो है वो विद्युत मात्रा है, यानी कि ये तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी व सी दोनों होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा 72 नंबर, और 72 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 72 नंबर। दो समांतर लाइन चालकों में धारा की दिशा एक समांतर होती है तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार है, दो तार यहाँ ले लिए, दोनों समांतर में हैं। यहाँ कह रहा है कि भैया दोनों में समान धारा गुजारिएगा। जब दोनों में समान धारा गुजारते हैं तो इनके मध्य में यहाँ बल लगता है, और ये जो बल होता है ना, ये होता है मेरे दोस्तों आकर्षण बल। कौन सा बल होता है, या जब दो चालक तार समांतर में होते हैं, समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो इनके मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण होता है। दो समांतर होते हैं लेकिन इनके में जो धारा जाती है वो विपरीत दिशा में होती है, यहाँ आई। जब विपरीत दिशा में होती है तो यहाँ पे भैया प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब क्या कह रहा है वो, एक समांतर होती है, धारा की दिशा क्या होती है, एक समांतर होती है भैया, एक समांतर यानी एक ही दिशा में होती है तो आकर्षण बल लगेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। जब दो समांतर लाइनों के बीच धारा जब एक दूसरे के होती है तो वहाँ पे विपरीत होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। तो अभी मैंने समझाया था प्रतिकर्षण होता है। और यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 74 नंबर क्या है कि भू विभव माना जाता है। तो भैया भूमि यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है वो लगभग 0 होता है, और पृथ्वी का जो विभव होता है वो भी लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या कर देंगे अपन, सी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। और दोस्तों ये है आपका आज का लास्ट प्रश्न, और यहाँ पे 75 नंबर पे अपन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो 75 नंबर है वो क्या कह रहा है कि शरीर का आंतरिक प्रतिरोध लगभग खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आपसे शरीर का पूछ रहा है, तो शरीर की 4 घटना आपको याद होनी चाहिए। शरीर जब आपका कैसा हो, गीला हो, गीले को ही अपन स्वस्थ कहते हैं, सामान्य कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ 1 किलो ओम होता है। जब शरीर आपका कैसा हो, सूखा हो, तो 100 किलो ओम होता है। जब शरीर का आंतरिक पूछे तो यहाँ पे 300 से 700 ओम होता है, और जब वो कान से कान का पूछ ले तो आपको याद रखना है 100 ओम। अब यहाँ पे 300 से 700 के बीच मेरे दोस्तों एक ही पॉइंट आता है, और वो आता है यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। तो यहाँ आज के ये थे आपके पूरे के पूरे 75 प्रश्न। दोस्तों सेशन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो मेहनत हो रही है ये आपके लिए हो रही है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।